तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड 162 के लास्ट में देखा था कि एक क्लास 9 के सोल इंजीनियर पूरी तरह इंजर्ड हो गया था और तभी स्काई में एक बहुत ही बड़ा पर्पल गोल्डन पिलर अपीयर हो गया था। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग क्लास 9 सोल इंजीनियर, जो पहले ही मौत के मुंह से बच निकलने का इल्यूजन बना चुका था, अचानक एक तेज पर्पल गोल्ड लाइट में पूरी तरह एनगल्फ हो गया। उसके सारे इमरजेंसी एस्केप मेथड्स उस लाइट की प्रेशर वाली एनर्जी के सामने कंप्लीटली फेल हो गए। अगर टैंग वूटोंग इस ऑपरेशन में शामिल नहीं होती तो हुआ युहाओ का प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। रेडिएंट सन ड्रैगन डांस ने आखिरी फिनिशिंग ब्लो दिया। सबकी कंबाइंड अटैक स्ट्रैटेजी से क्लास 9 सोल इंजीनियर फाइनली एलिमिनेट हो गया। जब स्टारी स्काई डोलुआ को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत टारगेट पर अटैक किया है, उसके चेहरे पर रिग्रेट और सौरो साफ दिखने लगा। अपने साथी की डेथ देखकर उसके अंदर फियर और अनसर्टेनिटी और बढ़ गई। और उसी मोमेंट जिस सोल टूल इंस्टॉलेशन को वो मेन टारगेट समझ रहे थे, वहां से कोई रियल थ्रेट नहीं निकल रहा था। ये यूलिन तुरंत समझ गया कि उन्हें पूरी तरह मिसलीड किया गया है। जो गाइडिंग लाइट उन्हें दिखी थी वो रियल थी, लेकिन उसके बाद जो ब्लैक सिलुएट आई वो कोई पावरफुल अटैकिंग सोल टूल नहीं था। ये सिर्फ प्रेशर और कंफ्यूजन की वजह से हुई क्रिटिकल मिसजजमेंट थी, और इसी मिस्टेक ने सोल टूल फ्रंटलाइन सपोर्ट को कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दिया। जैसे ही ये यूलिन ने दोबारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसके ऊपर हैवी प्रेशर बढ़ने लगा। नाइट स्काई में एक परफेक्ट पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाते हुए एक डीप ब्लू ऑब्जेक्ट तेजी से उसकी ओर आया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल से ही पॉसिबल थी। ये यूलिन अब ये भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि दुश्मन ने इतनी हाई लेवल क्लास 9 सोल इंजीनियर सपोर्ट कैसे अरेंज की। वो तुरंत मुड़ा और बिना हेजिटेशन के रिट्रीट करने लगा। लगातार 2 सन मून डिवाइन नीडल अटैक्स के बाद उसकी सोल पावर ऑलरेडी काफी ड्रेन हो चुकी थी। ऊपर से उसने अपनी आंखों से अपने साथी की डेथ भी देख ली थी। चारों तरफ 5 सोल मास्टर्स उसे सराउंड कर रहे थे। भले ही उसका प्राइड हाई था, लेकिन वो इतना फूलिश नहीं था कि 5 पावरफुल एनिमीज को अकेले फेस करे। इसीलिए उसने तुरंत एस्केप डिसीजन लिया। उसके पास भी क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल मौजूद था। इसी समय दूर स्काई में अचानक लाइट बीम्स एक्सप्लोड हुए और एक स्ट्रेंज एनर्जी वेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। ये यूलिन ने गुस्से में दांत खींच लिए। वो जानता था कि ये नॉर्मल अटैक नहीं था, ये इंटरफेरेंस शेल्स थे जो एक्सप्लोड होकर ऐसी इंटरफेरेंस वेव रिलीज करते हैं जिससे कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस सोल टूल्स टेम्परेरीली डिसेबल हो जाते हैं। हुआ युहाओ का प्लान बिल्कुल क्लियर था। उनके पास कोई सर्वेलेंस सिस्टम नहीं था, इसीलिए वो एनिमी कम्युनिकेशन को पूरी तरह कट करना चाहता था, और इसी मोमेंट वो अपना सिग्नल सोल टूल फ्रंट को भेजने ही वाला था। लेकिन अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो गई थी। ये यूलिन को डर भी महसूस होने लगा था, क्योंकि उसका एनिमी हमेशा उससे एक स्टेप आगे चल रहा था। वो हर मूव को पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ जिस क्लास 9 सोल इंजीनियर का सामना बेबी और बाकी लोग कर रहे थे, वो भी अब क्रिटिकल सिचुएशन में था। उसने हेवी अटैक से उन्हें पीछे धकेला, फिर अचानक क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल एक्टिवेट करके एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन उसका चोजन रूट भी इंटरफेरेंस शेल के रेंज में आ चुका था। हुआ युहाओ और उसकी टीम ने कुछ देर तक चेस का फेक अटेम्प्ट किया और फिर तुरंत प्रोटेक्टिव सोल बैरियर की ओर रिट्रीट कर लिया। इस शॉर्ट बैटल में एक सोल इंजीनियर गिर चुका था और बाकी 2 एस्केप कर चुके थे। टैंक सेक्ट के लिए ये एक इंटेंस विक्ट्री थी। हुआ युहाओ लगातार अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्पेक्ट्रल गेट को स्टेबलाइज करने में लगा रहा, जो अब स्लोली फेड होने लगा था। पहले ये गेट लिया ने मेंटेन किया था, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म होने वाली थी, और उसी मोमेंट हुआ युहाओ वापस आ गया और उसने कंट्रोल ले लिया। इंटरफेरेंस वेव्स खत्म होते ही सोल इंजीनियर्स ने तुरंत सोल टूल फ्रंट से कांटेक्ट रिस्टोर किया और लॉन्ग रेंज वेपन्स को चार्ज करना शुरू कर दिया। अब बैटलफील्ड फिर से एस्केलेशन की ओर बढ़ रहा था। सन मून एम्पायर के और रीएनफोर्समेंट्स पैलेस से निकलकर हुआ युहाओ की पोजीशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। पूरा वॉर अब एक फाइनल डिसाइसिव फेज में पहुंच चुका था। रेडिएंट सिटी के ऊपर युद्ध का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जैसा कि हो युहाओ ने पहले ही अंदाजा लगाया था, सन मून एम्पायर की इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन उस इलाके में मौजूद नहीं थी, वरना इस समय तक उनकी पूरी टीम का बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक विशाल परिवर्तन हुआ। रेडिएंट सिटी के भीतर से एक तेज और चमकदार सफेद प्रकाश का पिलर सीधे स्काई की ओर उठा। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि पूरे सिटी का आधा हिस्सा मानो एक पल में दिन की तरह चमक उठा। जो सोल्जर्स और सोल मास्टर्स इस लाइट के करीब थे, उनकी आंखें तक सफेद पड़ गईं, जैसे डार्कनेस और लाइट का बैलेंस ही टूट गया हो युहाओ तुरंत अलर्ट हो गया। उसके स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने इंस्टेंटली पूरे बैटलफील्ड को स्कैन कर लिया और उसने अपने सभी कंपेनियंस को भी वही विजन शेयर कर दिया। हर कोई समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, बल्कि एक हाई लेवल सोल इंजीनियर वेपन का डेविस्टेटिंग स्ट्राइक है। व्हाइट लाइट धीरे धीरे स्काई में फैल रही थी। क्लाउड्स तक सफेद हो चुके थे और एटमॉस्फेयर में एक हैवी प्रेशर बनता जा रहा था।
कुछ ही सेकंड में ऊपर एक विशाल ग्लोइंग व्हाइट स्फीयर बन गया, जिसकी साइज कम से कम 100 मीटर्स के आसपास थी। ये स्फीयर एक अननेचुरल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में उनके डायरेक्शन में गिर रहा था। धत तेरे की, किसी ने दबी आवाज में कहा, लेकिन डर हर किसी के चेहरे पर साफ था। जू सैनशी बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ा। उसका डिफेंसिव इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसके पास स्वनवू शील्ड और गोल्डन टॉर्टॉइस स्पिरिट दोनों थे, और उसे भरोसा था कि अगर कोई इस अटैक को रोक सकता है तो वो खुद है। वो हवा में जंप करने ही वाला था ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट को ब्लॉक कर सके। उसके साथ जैंग नैनन भी इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसे समय में उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी हो युहाओ ने तेजी से मूव किया। वो अचानक उनके सामने आया और दोनों को पकड़कर रोक दिया। उसकी आंखों में टेंशन था, लेकिन माइंड पूरी तरह क्लियर था। रुको, हो युहाओ ने शार्पली कहा। जू सैनशी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में ग्राउल किया। उसे लग रहा था कि ये हेजिटेशन का समय नहीं है। अगर उन्होंने देर की तो पूरी टीम खत्म हो सकती थी। लेकिन हो युहाओ ने ऊपर स्काई की तरफ देखते हुए कहा, इसका एम गलत है, ये प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ है। इसी बीच वो विशाल व्हाइट एनर्जी स्फीयर नीचे गिर चुका था। जमीन से लगभग 200 मीटर्स दूर एक जगह पर वो सीधे क्रैश हुआ। अगले ही पल अर्थ ट्रेम्बल करने लगी। शॉकवेव इतनी पावरफुल थी कि जमीन मानो पिघलने लगी हो। हर तरफ डस्ट और एनर्जी वेव्स फैल गईं। कनेक्टेड डिफेंसिव बैरियर पर भी जबरदस्त प्रेशर पड़ा और अलार्म्स तेजी से बजने लगे। बीप बीप बीप। बैरियर में क्रैक्स दिखने लगे थे। ये साफ था कि अगर एक और ऐसा अटैक हुआ तो ये पूरी तरह टूट जाएगा। उस समय फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन लगभग पीछे हट चुका था। अब बैटलफील्ड में सिर्फ टैंक सोल इंजीनियर लीजन और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स ही बचे थे। हो युहाओ ने तुरंत कमांड दी, टैंक सोल इंजीनियर लीजन प्रिपेयर फॉर लिंक्ड अटैक सोल टूल्स, बाकी लोग तुरंत रिट्रीट करें। लेकिन बेबे ने तुरंत विरोध किया। उसका टोन सख्त था। वो जानता था कि लीडर को सबसे पहले सुरक्षित होना चाहिए। मैं टैंक सोल का इंचार्ज हूँ, तुम पीछे जाओ, उसने कहा। हो युहाओ ने उसे गंभीर नज़र से देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें पूरा कॉन्फिडेंस था। बिग सीनियर ब्रदर, मैं टैंक सोल को लीड करूंगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा तभी हम सभी को सेफली निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर बेबे कुछ पल रुका। फिर उसने समझ लिया कि ये समय आर्ग्यूमेंट का नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, उसने आखिर में कहा, और बाकी सभी को रिट्रीट का सिग्नल दे दिया। लेकिन तभी रेडिएंट सिटी से एक और तेज व्हाइट बीम आसमान में उठी। इस बार प्रेशर और भी ज्यादा था। सबको साफ महसूस हो गया कि अगला अटैक हिट हुआ तो कनेक्टेड डिफेंसिव बैरियर बच नहीं पाएगा। हो युहाओ ने तेजी से वांगडोंगर का हाथ पकड़ा और स्काई की ओर बढ़ते हुए आदेश दिया, टैंक सोल इंजीनियर लीजन, मेरे साथ हवा में आओ। टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन तीनों लीजन में सबसे पावरफुल सोल इंजीनियर लीजन थी। इसके पास सिर्फ एलीट इक्विपमेंट ही नहीं, बल्कि टॉप टियर सोल मास्टर्स भी थे। इनमें मिनिमम 6 रिंग वाले स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स शामिल थे। असल में ये सभी श्रेक अकेडमी के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे। वे सभी युहाओ को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उसे अपना आइडल मानते थे। इससे पहले युहाओ ने उन्हें कई बैटल्स में जीत दिलाई थी। इसलिए जब उसने उन्हें एरियल फॉर्मेशन में उठने का ऑर्डर दिया तो किसी ने भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग सभी यूनिट्स आसमान की तरफ मूव करने लगे, तेजी से फॉर्मेशन बनाते हुए स्काई में राइज करने लगे। आसमान में राइज करने के बाद हो युहाओ तुरंत एनिमी अटैक से नहीं बचा, बल्कि ऊपर उठती हुई ब्राइट एनर्जी स्फीयर को ऑब्जर्व करने लगा, जो स्काई में ऊपर जाते हुए व्हाइट पिलर से बना था। टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के नीचे फोर्ट्रेस सोल इंजीनियर्स के लास्ट कुछ मेंबर्स और टैंक सेक्ट के सीनियर ऑफिसर्स स्पेक्ट्रल गेट के अंदर एंटर हो गए। गाइडेड कैनन फायर करने के लिए रेडी हो। टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के हर एक इंजीनियर ने छोटी येलो कैनन अपने शोल्डर पर रखकर लाइन में खड़े होकर फायर रेडी। मेरी पोजीशन सेंटर में लो, पूरी पावर से फायर करो, तुरंत। हो युहाओ ने अपने शोल्डर पर वही छोटा कैनन रखा, लेकिन उसका कैनन गोल्डन कलर का था। कैनन से निकली गोल्डन लाइट बीम हवा में रुकने से पहले सिर्फ 30 मीटर ऊपर उठी। फिर उसकी टिप पर एक ग्लोइंग गोल्डन स्फीयर बन गई, जो तेजी से स्टेबलाइज हुई। इसी पल रेडिएंट सिटी से निकली व्हाइट एनर्जी बॉल अपनी हाईएस्ट हाइट पर पहुंच चुकी थी और अब नीचे गिरने लगी थी। अगले 2 सेकंड्स में येलो एनर्जी बीम्स की 200 स्ट्रीम्स फायर हुईं। वे व्हाइट बॉल को टारगेट नहीं कर रही थीं, बल्कि हो युहाओ के क्रिएटेड स्फीयर पर कन्वर्ज हो रही थीं, जिससे पावर बढ़े। हो युहाओ की आइज चमक उठी और उसकी स्पिरिचुअल पावर पीक लेवल पर पहुंच गई। अगले पल उसके कैनन में वाइब्रेशन हुआ और एक ह्यूज गोल्डन पिलर रिलीज हुआ, जिसका डायमीटर 10 मीटर से ज्यादा था, जिससे स्काई पूरी तरह इल्यूमिनेट। व्हाइट और गोल्डन एनर्जी स्काई में मर्ज हो गई। गोल्डन बीम फीकी दिखी, लेकिन उसने व्हाइट बॉल को रोक दिया, जिससे उसके ऊपर गोल्डन लेयर बनने लगी। ये देखकर दोनों साइड्स के ट्रूप्स चीयर करने लगे। बैटलफील्ड में एनर्जी वेव फैल गई और मोमेंटम चेंज हो गया। युहाओ ने कंट्रोल बनाए रखा। ये देखकर टैंक सेक्ट ट्रूप्स ने विक्ट्री में जोर से चीयर किया, एक्साइटमेंट से। हो युहाओ ने हाथ से जेस्चर किया और व्हाइट बॉल को रिवर्स डायरेक्शन में रेडिएंट सिटी की ओर भेज दिया, जो तेजी से दूर हुई।
हाँ, ये गाइडेड कैनन पावर थी। टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के स्पेशल लिंक्ड ऑफेंसिव सोल कूल्स में से एक पावरफुल वेपन सिस्टम था। आमतौर पर ये एनिमी के हाई टियर स्टेशनरी सोल कैनन अटैक्स को काउंटर करने के लिए यूज होता था, लेकिन इस बार हु युहाओ ने इसे डायरेक्ट एनिमी कंबाइंड अटैक सोल टूल के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे बैटलफील्ड में बैलेंस बदल गया और स्ट्रैटेजी शिफ्ट हुई। रेडियंट सिटी की ओर भेजी गई वाइट बॉल के बाद हु युहाओ ने आसपास हुए डिस्ट्रक्शन को ध्यान से देखा और एनर्जी फ्लो समझा। ऊपर से उसने देखा रेडियंट सिटी के अटैक से हुआ मैसिव क्रेटर, जो लगभग 200 मीटर गहरा और 1000 मीटर चौड़ा था। जमीन पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। सिर्फ टैंक सेक्ट का डिफेंसिव बैरियर एक छोटा हिस्सा बचा पाया, बाकी सब राख बन चुका था। बैटलफील्ड पूरी तरह बदल चुका था। हु युहाओ ने स्थिति को एनालाइज किया और आगे बढ़ने का फैसला लिया। टीम तैयार थी मूव करने। चलो आगे बढ़ते हैं। हु युहाओ ने हाथ उठाया और 200 सोल इंजीनियर्स को साथ ले चला। इसी दौरान 18 स्पेक्ट्रल गेट्स बंद हो गए इंस्टेंटली। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। टैंक सेक्ट टीम ने स्काई में राइज किया और रेडियंट सिटी के रेंज से बाहर निकल गए। हु युहाओ ने सुनिश्चित किया कि कोई पीछा न कर सके। एनिमी सर्वेलेंस खत्म हो चुकी थी, जिससे एस्केप आसान हो गया। अगर वो पहले स्पेक्ट्रल गेट से रिट्रीट करता तो सेकंड वाइट बॉल से पहले सर्वाइव नहीं कर पाता। ये प्लान बहुत क्रिटिकल था, जिससे टीम बच गई और मिशन सक्सेसफुल हुआ। इस बीच रेडियंट सिटी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग सोल इंजीनियर लीजन नहीं था जो हु युहाओ की टीम को चेस कर सके। भले ही टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन सन मून एम्पीरियल लीजन से वीकर था, लेकिन वो किसी भी नॉर्मल यूनिट से बहुत बेहतर था। इसके अलावा उनके एरियल सर्वेलेंस टूल्स लगभग खत्म हो चुके थे। बिना डिटेक्शन के एनिमी ट्रैकिंग इम्पॉसिबल था। इसलिए हु युहाओ ने बेबे को समझाया कि सन मून एम्पीरियल लीजन मौजूद नहीं है, ताकि एनिमी भ्रमित हो सके। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिट्रीट प्लान बनाया, जिससे टीम सुरक्षित रहे। टैंक सेक्ट तली सर्वाइव कर सकती थी जब हु युहाओ साथ रहे, इसलिए सभी ने कोऑर्डिनेटेड मूव किया और बैटलफील्ड से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। एनिमी पीछे रह गया, कंफ्यूजन फैल गया, जिससे एडवांटेज मिला और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। रेडियंट सिटी के ऊपर जो कुछ अभी हुआ था, उसने पूरे सन मून एम्पायर को हिला दिया था। हाई लेवल सोल इंजीनियर्स के लिए भी ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ जो गाइडेड कैनन शेल यूज हुआ था, उसकी पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं थी, बल्कि उसका पर्पस ही एनिमी को कंफ्यूज और सप्रेस करना था। चाहे ओपोनेंट कोई क्लास 9 सोल इंजीनियर हो या फिर खुद डेथ गॉड डूलो जैसा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस, हर किसी को ये सोचना पड़ रहा था कि क्या उनकी स्ट्रेंथ एक पूरी सोल इंजीनियर लीजन के अगेंस्ट काफ़ी है या नहीं, जो लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स का यूज़ कर रही थी। हु युहाओ अपनी फुल फोकस के साथ टैंग वुटोंग को होल्ड किए हुए था और कंटिन्यूसली एल्टीट्यूड गेन कर रहा था। उसने अपने 200 सोल इंजीनियर्स को पहले ही डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया था कि वो डिस्पर्जल मोड में रिट्रीट करें, ताकि एनिमी ट्रैकिंग ब्रेक हो सके और वो दोनों उनके पीछे पीछे मूव कर सकें। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड था। हर डायरेक्शन में उसकी सेंसिंग एक्टिव थी, ताकि रेडियंट सिटी की हर मूवमेंट को रीड किया जा सके। उसका मेन गोल सिंपल था, कोई भी एनिमी ट्रैकिंग यूनिट या एम्बुश फोर्स उनके क्लोज ना आ सके। सच ये था कि पहले जो हाई एल्टीट्यूड एक्सप्लोजन हुआ था, उसने इतनी मैसिव शॉकवेव्स जनरेट की थी कि स्काई बाउंड्री तक डिस्टेबलाइज हो गया था। भले ही एक्सप्लोजन सिटी के अंदर डायरेक्टली नहीं हुआ था, लेकिन उसकी इम्पैक्ट फोर्स ने एरियल मूवमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था। इस सिचुएशन में कोई भी परस्यूअर अगर उनके पीछे आता भी, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और डैमेज असेसमेंट फोर्सेस उसे रोक देते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि स्काई में जो एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स एक्टिव थे, वो भी पहले ब्लास्ट में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब रेडियंट सिटी के पास उनके मूवमेंट को ट्रैक करने का कोई रिलायबल सिस्टम बचा ही नहीं था। हु युहाओ ने फाइनली एक डीप ब्रेथ ली और अपनी टेंशन को रिलीज किया। उसने टैंग वुटोंग का हाथ टाइटली पकड़ा और टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के रूट को फॉलो करना स्टार्ट किया, जो उनसे आगे मूव कर रही थी। लगभग 50 किलोमीटर्स का एरियल डिस्टेंस कवर करने के बाद मल्टीपल शार्प टर्न्स और काउंटर मूवमेंट्स के थ्रू ट्रैकिंग को कंप्लीटली कंफ्यूज करते हुए हु युहाओ एक डेंस फॉरेस्ट एरिया तक पहुंच गया। यहाँ आकर भी उसका स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो रहा था, लेकिन उसने अपनी विल पावर से स्पेक्ट्रल गेट ओपनिंग चांस स्टार्ट किया। उसकी लिमिटेशन क्लियर थी, वो कंप्लीट 9 गेट्स ओपन नहीं कर सकता था, इसलिए ली या की असिस्टेंस से सिर्फ 3 गेट्स एक्टिवेट हो पाए। इसी पार्शियल ओपनिंग के थ्रू पूरी टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन, टैंग वुटोंग और हु युहाओ स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के अंदर एंटर हो गए। ये एक टेम्पररी सेफ जोन था, जहां अब उन सबको इमीडिएट रेस्ट और रिकवरी की ज़रूरत थी, क्योंकि रीसेंट बैटल ने उनकी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों कंडीशंस को हेविली ड्रेन कर दिया था। रेडियंट सिटी के ऊपर जो ब्राइट और कियोटिक एनर्जी बर्स्ट हुआ था, वो अब धीरे धीरे फेड होने लगा और स्काई वापस डार्क होने लगा। लेकिन उसके बाद जो साइलेंस आया, वो और भी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, क्योंकि पूरी सिटी अब मास हिस्टेरिया में डूब चुकी थी। आम लोग भले ही डायरेक्टली किल नहीं हुए थे, लेकिन हर कोई अपने घरों के अंदर लॉक था, सिर्फ विंडोज से बाहर की केओस को देख रहा था। उनके लिए ये रात एक नाइटमेयर से कम नहीं थी।
स्काई में जो एक्सप्लोजन्स, फ्लाइंग डेब्रीज और ब्रोकन सोल टूल्स की डिस्टॉर्टेड लाइट थी, वो पूरे सिटीस्केप को हॉरर सीन बना रही थी। सबसे बड़ा शॉक तब आया जब पैलेस एरिया में एक मैसिव एक्सप्लोजन डायरेक्टली पेनिट्रेट होता हुआ दिखा। सन मून एम्पायर का पैलेस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, बल्कि पूरे एम्पायर का कोर सेंटर था, जहां शू तियानरन रिसेंटली थ्रोन पर बैठा था और अपनी कॉन्क्वेस्ट के थ्रू हेवनली सोल एम्पायर का मेजर पार्ट कैप्चर कर चुका था। वहीं अब उसकी अथॉरिटी पे सबसे बड़ा अटैक हो चुका था। जो लोग इस इवेंट को देख रहे थे, उनके लिए सबसे टेरिफाइंग साइट वो थी जब क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल पैलेस की लेयर्ड डिफेंसेस को ब्रेक करते हुए अंदर घुस गया। रेडियंट सिटी अब एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल नहीं रही थी, बल्कि एक बैटलफील्ड का आफ्टरमैथ बन चुकी थी, जहां हर तरफ केओस, फियर और डिस्ट्रक्शन था। हुआ यूहाओ और टैंक सेक्ट की स्ट्रैटेजी ने सिटी को सिर्फ डैमेज नहीं किया था, बल्कि उसकी रेप्यूटेशन और स्टेबिलिटी को भी कंप्लीटली शेक कर दिया था। पैलेस के अंदर सिचुएशन और भी क्रिटिकल थी। शू तियानरन का फेस डेथली पेल हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एंगर और डिसबिलीफ था। वो अपनी थ्रोन पर बैठा हुआ भी एक डिफीटेड एग्जिस्टेंस जैसा लग रहा था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सन मून एम्पायर जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल टूल एम्पायर अपने ही पैलेस के अंदर से ही इतने पावरफुल सोल टूल अटैक का शिकार बनेगा। स्टेशनरी सोल कैनन शेल ने उस पर जो इम्प्रेशन छोड़ा था, वो परमानेंट था। उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी सन मून एम्पायर के किसी भी क्लास 9 सोल टूल से ज्यादा टेरिफाइंग थी। इवन अगर वो डायरेक्टली लीथल ना हो, फिर भी उसने क्लियरली प्रूव कर दिया था कि पैलेस की डिफेंस सिस्टम भी इनविंसिबल नहीं है। और यही बात शू तियानरन के लिए सबसे बड़ा शॉक थी। रेडियंट सिटी के रॉयल पैलेस में हुआ वो मैसिव एक्सप्लोजन अभी भी सबके दिमाग में एक हॉरर की तरह छाया हुआ था। पैलेस के अंदर खड़े एम्परर शू तियानरन के लिए ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक क्लियर मैसेज था कि सन मून एम्पायर अब पहले जैसा इनविंसिबल नहीं रहा। उस मोमेंट शू तियानरन के माइंड में एक ही थॉट चल रहा था, अगर हुआ यूहाओ और उसका ग्रुप उस तरह की स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स को और ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट कर लेते, तो वो पूरे सन मून एम्पायर को एक ही ब्लो में कोलैप्स कर सकते थे। ये रियलाइजेशन उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये थॉट ही उसके अंदर फियर और रेज दोनों को मिक्स कर रहा था। उसके पास खड़ी ये शीशुई, जो एक लॉन्ग ब्लैक रोब में थी, इमीडिएटली अलर्ट हो गई थी। एक्सप्लोजन के बाद उसने पैलेस के कोर एरिया की तरफ मूव नहीं किया, बल्कि एम्परर के पास रुककर प्रोटेक्शन चूज किया। उसका डिसीजन क्लियर था, एम्परर की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ये शीशुई के माइंड में अब पॉलिटिक्स और पावर का बैलेंस चेंज हो चुका था। जैसे जैसे शू तियानरन अपनी अथॉरिटी को एम्पायर में एक्सपैंड कर रहा था, ये शीशुई को रियलाइज हो रहा था कि उसका कंट्रोल धीरे धीरे स्लिप हो रहा है। सन मून एम्पायर की हिडन स्ट्रेंथ उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा थी, और इसी वजह से उसने अपना स्टैंस चेंज कर लिया। होली गोस्ट चर्च का सर्वाइवल अब शू तियानरन के रूल के साथ लिंक्ड था। अगर एम्परर वीक होता तो चर्च का फ्यूचर भी कोलैप्स हो सकता था। लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी थी। लेटेस्ट सोल टूल्स और इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन की पावर देखकर ये शीशुई भी इंटरनली शेक हो गई थी। उसने समझ लिया था कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, इसलिए उसने शू तियानरन को फुल्ली सपोर्ट करने का डिसीजन लिया, कम से कम अभी के लिए। तभी शू तियानरन जोर से कॉफ करता है और उसके माउथ से ब्लड निकल आता है। सर्वेंट्स इमीडिएटली उसके पास आकर टाउल देते हैं, लेकिन वो गुस्से में उस टाउल को रिजेक्ट कर देता है और अपने हाथ से ही ब्लड वाइप करता है। उसका एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन और पेन से भरा हुआ था। उसकी पास्ट इंजरीज ऑलरेडी उसके बॉडी को वीकन कर चुकी थी। चाइल्डहुड में थ्रोन वॉर के दौरान उसने अपने लेग्स लूज कर दिए थे। ये ट्रैजिक इंसिडेंट ने उसकी एंटायर कल्टिवेशन को अफेक्ट किया था। इवन आफ्टर रीचिंग टाइटल डोलुआ लेवल, उसकी रियल स्ट्रेंथ स्टिल अनस्टेबल थी। फिर पास्ट बैटल्स और इंजरीज, स्पेशली डो बूसी का सुइसाइड अटैक और अब क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल का इम्पैक्ट, सब मिलकर उसके बॉडी को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय कर रहे थे। हीलिंग टेक्निक्स और रेयर मेडिसिनल हर्ब्स के बाद भी उसका रिकवरी इनकम्प्लीट था। ये शीशुई ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी थी कि बेस्ट केस सिनारियो में भी उसकी लाइफ स्पैन लिमिटेड है। ये ट्रूथ शू तियानरन के लिए किसी डेथ सेंटेंस से कम नहीं था। पैलेस के अंदर साइलेंस हैवी हो चुकी थी। एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स चुप खड़े थे। रेडियंट सिटी पे पहले भी एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन वो इंटरनल एक्सीडेंट था। लेकिन अब डायरेक्ट अटैक हुआ था एम्परर के पैलेस पर। ये सन मून एम्पायर के लिए डायरेक्ट ह्यूमिलिएशन था। शू तियानरन अपनी चेयर पर हेविली सपोर्टेड था, लेकिन उसके फेस पर वीकनेस नहीं दिख रही थी। उसने अपनी इमेज को ब्रेक होने नहीं दिया। उसने कोल्ड वॉइस में पूछा, प्राइम मिनिस्टर यहाँ है? मिनिस्टर इमीडिएटली आगे आता है और रिस्पेक्टफुली बाव करता है। शू तियानरन उसको शार्प गेज से देखता है और पूछता है, क्या तुम वही एनिमी की बात कर रहे थे जो सी में डायरेक्शन चेंज करके एस्केप कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस टूट चुका था।
वो एक्सेप्ट करता है कि इंटेलिजेंस फेलियर उसकी गलती थी। शो तियानरन उसको कोल्ड टोन में साइड में खड़े रहने का ऑर्डर देता है और इसी के साथ पैलेस के अंदर एक और डेंजरस फेज स्टार्ट हो जाता है, जहां सन मून एम्पायर सिर्फ एक्सटर्नल एनिमीज से नहीं बल्कि अपनी इंटरनल वीकनेस से भी लड़ रहा था। सारे मिनिस्टर तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गए। ये सिर्फ एक फॉर्मल लॉयल्टी शो करने का मोमेंट नहीं था, बल्कि एक डेंजरस पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट भी था। हर कोई समझ रहा था कि अगर ज़ू तियानरन इस अटैक के बाद वीक या डेड हो जाता है तो एम्पायर के अंदर पावर बैलेंस तुरंत चेंज हो जाएगा। हर मिनिस्टर अपने माइंड में फ्यूचर प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि पैलेस पॉलिटिक्स में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होता। इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स सबसे पहले साइट पर पहुंच गए। भले ही थ्रोन के लिए फाइट करने वाले सारे प्रिंसेस ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंपीरियल लिनिएज कंप्लीटली सेफ है। ज़ू तियानरन इतना रूथलेस नहीं था कि पूरी रॉयल ब्लड लाइन को खत्म कर दे, और एल्डर्स ऑफ रॉयल फैमिली भी कभी ऐसा अलाउ नहीं करते। अगर वो ऐसा करता तो एम्पायर के अंदर ऑलरेडी हिडन एम्बिशियस फैक्शंस ओपन रिबेलियन शुरू कर देते। इस सिचुएशन में एक बात क्लियर थी, बहुत सारे लोग थे जो सीक्रेटली ज़ू तियानरन के डाउनफॉल का वेट कर रहे थे। प्रिंस ठीक है? ज़ू तियानरन ने काम वॉइस में पूछा। हॉल ऑफ कॉन्सेक्रेशन का एक मेंबर तुरंत आगे आया और बोला, महाराज, प्रिंस का पैलेस इटर्नल स्टार डोमेन से फुली प्रोटेक्टेड है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कंट्रोल में है। ज़ू तियानरन ने हल्की सी नोट की। वो ऑलरेडी जानता था कि प्रिंस को इटर्नल स्टार डोमेन से प्रोटेक्ट किया गया है। इटर्नल स्टार डोमेन सन मून एम्पायर का सबसे पावरफुल डिफेंसिव सोल टूल माना जाता था। ओरिजिनली ये पैलेस प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन हुआ था, लेकिन जब ज़ू सिजी कैंपेन पर गई तब ज़ू तियानरन ने इस सोल टूल को प्रिंस के प्रोटेक्शन के लिए असाइन कर दिया था, ताकि एनिमीज उस तक कभी ना पहुंच सके। इवन फर्स्ट क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल भी इटर्नल स्टार डोमेन के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता था। इसका मतलब प्रिंस अभी फुली सेफ था। ये एक कैलकुलेटेड मूव था। ज़ू तियानरन ने जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछा था ताकि रूम में मौजूद लोग अपने हिडन थॉट्स कंट्रोल कर सकें। कुछ मिनिस्टर्स के चेहरे पर जो डिसअपॉइंटमेंट था वो क्लियरली विजिबल था। जब तक प्रिंस अलाइव था, थ्रोन का डायरेक्ट टेक ओवर इम्पॉसिबल था। ज़ू तियानरन ने एक फेंट स्माइल के साथ साइड में खड़े एल्डर कांग की तरफ देखा। एल्डर कांग इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन कब रिटर्न करेगा? एल्डर कांग एक टॉल और स्ट्रॉन्ग फिगर था। उसके शॉर्ट ग्रे शार्प हेयर थे और उसने येलो रॉयल रोब पहना हुआ था, जो नॉर्मली सिर्फ रॉयल फैमिली मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड होता था, लेकिन वो क्लियरली रॉयल ब्लड लाइन से नहीं था। वो ज़ू तियानरन के बिल्कुल पास स्टैंड कर रहा था, एक काम और स्टेबल ऑरा के साथ। उसके बॉडी से निकलने वाली इनविजिबल एनर्जी एक प्रोटेक्टिव बैरियर जैसी फील दे रही थी, जैसे वो एम्परर का पर्सनल गार्डियन हो। उसकी प्रेजेंस ही बताती थी कि वो ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि एक एक्सट्रीमली डेंजरस पावर हाउस था। एल्डर, ये शिशुई के बजाय तुम मेरे पास ज़्यादा क्लोज हो, ज़ू तियानरन ने ऑब्जर्व किया, और तुम्हारा ऑरा भी उससे वीक नहीं लगता। एल्डर कांग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस साइलेंटली स्टैंड रहा। फिर ज़ू तियानरन ने ऑर्डर दिया, मेरे ऑर्डर को ट्रांसमिट करो, किसी भी कॉस्ट पर एनिमीज़ का पता लगाओ। और एल्डर, ये क्या वो वापस आ गए? मैं यहाँ हूँ। दूर से 2 फिगर्स फास्ट स्पीड में पैलेस की तरफ आ रहे थे। पैलेस के ऊपर फ्लाइंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। इवन हॉल ऑफ कॉन्सेक्रेशन मेंबर्स के लिए भी रूल सेम थे। ये यूलिन लैंड पर आते ही क्लियरली एग्जॉस्टेड था। उसका कंडीशन भी ज़ू तियानरन से बेटर नहीं था। दोनों ही हैवी इंजरी स्टेट में थे। अर्लियर एक्सप्लोजन के टाइम जब ये यूलिन एयर में था, तब वो डायरेक्ट शॉकवेव से हिट हो गया था। उसने इमरजेंसी एस्केप ट्राई किया, लेकिन सर्वाइवल के प्रोसेस में उसने अपने 2 हाई लेवल डिफेंसिव सोल टूल्स लूज कर दिए। एयर में जो एनर्जी स्टॉर्म था, उसने ट्रैकिंग कंप्लीटली इम्पॉसिबल बना दिया था। ग्राउंड पर आने से पहले उसने सिर्फ ब्लर में एक कंबाइंड डिफेंसिव बैरियर और मल्टीपल सोल टूल्स का आउटलाइन देखा था, लेकिन एग्जैक्ट एनिमी काउंट या आइडेंटिटी वो कंफर्म नहीं कर सका था। ज़ू तियानरन ने काम टोन में पूछा, ये यूलिन, बताओ कौन थे वो लोग, कुछ पता चला? इस बार भी वो सरप्राइजिंगली काम था, क्योंकि वो जानता था कि एंगर उसकी इंजरी को और वर्स कर देगा। एक एम्परर के लिए वर्स सिचुएशन में कंट्रोल ही रियल पावर होती है। ये यूलिन में हैवी वॉइस में जवाब दिया, महाराज, एनिमीज एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। हो सकता है वो अदर 3 एम्पायर से आए हों। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके पास मल्टीपल सोल इंजीनियर लीजेंस हैं। ये सेंटेंस सुनते ही पूरा हॉल साइलेंट हो गया। मल्टीपल सोल इंजीनियर लीजेंस, ये कॉन्सेप्ट ही शॉकिंग था। 1 या 2 एलीट अटैकर्स पावरफुल सोल टूल्स के साथ अटैक करें तो समझ आता था, लेकिन एक पूरी लीजन जो इंपीरियल सर्वेलेंस को ब्रेक करके अंदर आ जाए, वो नॉर्मल नहीं था। और अगर 1 से ज़्यादा लीजन्स इन्वॉल्व थीं तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ये यूलिन ने कंटिन्यू किया, महाराज, मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम ऑलरेडी भेज दी है। मेरा सजेशन है कि हम अपना काउंटर अटैक टेम्परेरली स्टॉप करें। हो सकता है एनिमीज रिट्रीट कर चुके हों, लेकिन उन्होंने कुछ ट्रेसेस लीव किए हैं। ज़ू तियानरन ने उसकी तरफ शार्पली देखा और बोला, मुझे फुल डिटेल्स चाहिए। मैं उन एनिमीज के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। उस मोमेंट पर पैलेस का एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो गया था, क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ एक अटैक नहीं, बल्कि एक अपकमिंग लार्ज स्केल वॉर का बिगिनिंग हो सकता है। ये यूनलिन ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, बिना किसी शक के ये सभी दुश्मन असली डोलुओ कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर से आए हैं। मैं जब वहां गया तो मैंने एक प्रोटेक्टिव सोल बैरियर देखा। इसका मतलब था कि उन्होंने रेडियंट सिटी के बाहर एक पावरफुल सोल फॉर्मेशन सेट किया था।
अपनी सेफ्टी के लिए। और ये सोल फॉर्मेशन इतने परफेक्ट टाइमिंग पर एक्टिवेट हुआ जैसे किसी ने पहले से पूरा प्लान बना रखा हो। ये बिल्कुल उसी वक्त मैच करता है जब उनके एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स पर चेन एक्सप्लोजन हुआ था। अगर ये सब प्लानिंग के साथ हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बात है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वही लोग हमारे सोल टूल्स पर अटैक के पीछे हैं। शू तियानरान ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स का एक्सप्लोजन कैसे हुआ? अगर ये सब दुश्मनों ने किया है तो इतनी सीक्रेटली कैसे पॉसिबल हुआ? एक वर्शिप ने एनालिसिस देते हुए कहा, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स का खुद डिस्ट्रॉय होना भी पॉसिबल है। अगर ये दुश्मनों का काम होता तो हमें तुरंत पता चल जाता और हम अपने सोल फॉर्मेशन से उन्हें रोक सकते थे। इतना सब एक साथ डिस्ट्रॉय होना अनयूजुअल है। खुद डिस्ट्रॉय? शू तियानरान ने गुस्से से कहा और उसका चेस्ट दर्द से भर गया। फिर भी उसने अपना गुस्सा रोका। वही वर्शिप आगे बोला, या तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है या फिर किसी ने उन सोल टूल्स पर एक्सप्लोजन चार्ज लगाया है, तभी एक साथ सब ब्लास्ट हुए। इसका मतलब है कि दुश्मन के पास ऐसी एबिलिटी हो सकती है जो डिटेक्शन से बच सके और साइलेंटली अंदर जाकर चार्जेस लगा सके। ये सुनते ही सब रूम में साइलेंस हो गया। अगर ये सच है तो मतलब एनिमी हमारे डिफेंस के अंदर तक घुस सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पैलेस भी सेफ नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तभी क्लास 9 स्टेशनरी सोल शेल ब्लास्ट होने की बात सबके दिमाग में आई। अगर उस वक्त एनिमी ने पैलेस में ही सोल शेल प्लांट की होती तो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता था। ये युनलिन ने सीरियस होते हुए कहा, ओल्ड शेन सही कह रहे हैं, वहाँ सोल फॉर्मेशन की लाइट डिस्टर्ब हो गई थी। हम अपनी ऑक्यूलर और स्पिरिचुअल पावर के बाद भी कुछ क्लियरली डिटेक्ट नहीं कर पाए। फिर अचानक 7-8 एनिमीज हम पर अटैक करने आ गए। वो सब एक्सट्रीमली स्ट्रांग थे, कम से कम सोल डोलुओ लेवल के। उनका कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था और लीडर के पास एक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल था जिससे कोल्ड एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसने आगे बताया कि बैटल में उन्होंने हु युहाओ और बाकी लोगों से टक्कर ली थी। सनमून एम्पायर के सीनियर ऑफिशियल्स ये सुनकर हैरान थे, लेकिन उन्हें सिचुएशन का अंदाजा भी हो रहा था। अगर उनके पास स्टेल्थ सोल टूल था तो वो डिटेक्शन से बचकर रेडियंट सिटी तक पहुंच सकते हैं, और शायद उनके पास पावरफुल अटैक सोल टूल्स भी थे। लगता है उन्होंने कम से कम 2000 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स का यूज किया होगा। सिर्फ 3 एम्पायर्स ही ऐसा कर सकते हैं। शू तियानरन सोच में पड़ गया, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? वो साउथ से आए थे, फिर इतनी स्पीड से रेडियंट सिटी के पास कैसे पहुंच गए? अगर सब सोल इंजीनियर्स थे तब भी इतनी क्लास 8 फ्लाइंग सोल टूल्स का होना इम्पॉसिबल है। रूम में कंफ्यूजन और टेंशन बढ़ गया था। दुश्मन जितना अननोन होता है उतना ही डेंजरस लगता है। तभी ये शिशुई आगे आई। महाराज? शू तियानरन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी रिस्पेक्ट क्लियरली बढ़ गई थी। ये शिशुई एक अल्टीमेट डोलुओ थी और डेथ गॉड को कंट्रोल करती थी। बोलो, तुम क्या सोचती हो? उसने कहा। ये शिशुई ने कामली जवाब दिया, इतनी पावर के लिए जरूरी नहीं कि वो 3 एम्पायर से आए हों। एक और पॉसिबिलिटी है। शू तियानरन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। क्या तुम श्रेक एकेडमी की बात कर रही हो? ये शिशुई ने सिर हिला दिया। हाँ, श्रेक एकेडमी। सोचिए महाराज, हेवनली सोल एम्पायर पहले ही खत्म हो चुका है। श्रेक एकेडमी ने जब इंटरवेंशन किया था तब उन्होंने सिर्फ सर्वाइवर्स को बचाया था। वो फुल स्ट्रेंथ में नहीं थे। शायद ये उनकी असली पावर का रिफ्लेक्शन ही नहीं था, और हो सकता है इस बार वो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहे हों। ये श्रेक सिटी और ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट के बीच बढ़ते हुए पावर बैलेंस की एक गहरी कहानी है, जहां हर एक कैरेक्टर अपनी स्ट्रैटेजी और डाउट के साथ बैटलफील्ड को कंट्रोल करना चाहता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रेक सिटी पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, और इस ग्रोथ के पीछे एक मेजर फैक्टर ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट के सोल बीस्ट्स हैं। हो युहाओ का नाम इस डिस्कशन में बार बार आता है, जिसने स्पिरिट पगोडा बनाने के बाद फॉरेस्ट और श्रेक एकेडमी के बीच की ओल्ड एनमिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। और जब स्टार लो एम्पायर ने मिंगडाओ माउंटेन रेंज पर दोबारा कंट्रोल लिया, तब उसने अपनी हिडन एबिलिटी का डिस्प्ले किया था, जो किसी भी नॉर्मल सोल मास्टर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड थी। एक इंसिडेंट में उसने चीफ मिनिस्टर के स्पिरिचुअल बैरियर को ट्रिगर कर दिया था, जिसके बाद उसका आइडेंटिटी और भी सस्पिशियस हो गया। बैटलफील्ड में उसकी प्रेजेंस ने एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को टक्कर दी और उनका मेजर लॉस करा दिया। इसी वजह से सस्पिशन और स्ट्रांग हो गया कि श्रेक एकेडमी के नए एडवांस्ड सोल टूल्स के पीछे भी वही हो सकता है। श्वेत एतियनरान को जब ये शिशुई ने ये सब एक्सप्लेन किया तो उसके माइंड में हो युहाओ की पुरानी इमेज फ्लैश हुई, लेकिन वो अभी भी उसकी एज और कैपेबिलिटी को लेकर डाउट में था। एक यंग लड़का जो कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट में 20 साल से भी कम एज में पार्टिसिपेट कर चुका था और टैंक सेक्ट को रिप्रेजेंट कर चुका था, आज भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। लेकिन ये शिशुई ने कॉन्फिडेंटली कहा कि इस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हो युहाओ ड्रैगन गॉड डोलुओ मू
एन का डायरेक्ट डिसाइपल है और उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका अपोनेंट एक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल के साथ आया था और उसके बॉडी से एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो क्लियरली एक अल्टीमेट आइस मार्शल सोल की तरफ पॉइंट करती है। चीफ मिनिस्टर ने इस एनालिसिस पर कॉशन दिखाया और बताया कि अपोनेंट का लेवल टाइटल डाउनलोड जितना पावरफुल था, जिसे बिना स्ट्रॉन्ग सोल टूल्स के डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये शिशुई ने अग्रेसिवली सजेशन दिया कि वॉर गॉड एम्प्रेस को ऑर्डर दिया जाए कि श्रेक सिटी पर फुल स्केल अटैक किया जाए ताकि श्रेक एकेडमी का मेन मास्टरमाइंड ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और श्रेक एकेडमी को डायरेक्ट टारगेट बनाने से मना किया। उसका एनालिसिस था कि श्रेक एकेडमी सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट की सबसे मिस्टीरियस और एंशिएंट पावर है, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से नंबर 1 एकेडमी रही है। उन्होंने याद दिलाया कि ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट, जहां मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट्स रहते हैं, उसके बावजूद श्रेक सिटी सर्वाइव करती रही है। ये सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि किसी अननोन पावर और डीप अलायंस का रिजल्ट है। अगर श्रेक सिटी और सोल बीस्ट्स के बीच कोई हिडन कोऑर्डिनेशन हुआ तो एम्पायर के लिए सिचुएशन कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। ये शिशुई ने इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट किया और इसे अनरियलिस्टिक बोला, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने क्लियर किया कि श्रेक एकेडमी को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। वो सिर्फ एक एकेडमी नहीं बल्कि पूरे डाउलुओ कॉन्टिनेंट के सेक्ट्स और एम्पायर्स के लिए एक स्पिरिचुअल कोर जैसा रोल प्ले करती है। अगर एम्पायर ने श्रेक सिटी को टारगेट किया तो पूरा कॉन्टिनेंट उनके अगेंस्ट यूनाइट हो सकता है। इस सिचुएशन में विक्ट्री नहीं सिर्फ डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। इसलिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले दूसरे एम्पायर्स को न्यूट्रल या डिफीट किया जाए और श्रेक सिटी को अभी के लिए अनटच्ड रखा जाए। चीफ मिनिस्टर के लॉजिक से श्वेत येतियनरान भी एग्री करने लगा, क्योंकि हिस्ट्री में श्रेक एकेडमी ने सन मून एम्पायर के अगेंस्ट अलायंस बनाकर वॉर का बैलेंस चेंज किया था। और अब जब सन मून एम्पायर की टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो चुकी है, श्रेक एकेडमी की न्यूट्रल पोजीशन ही सबसे डेंजरस फैक्टर बन सकती है। इस तरह ये डिबेट एक क्लियर कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती, लेकिन एक बात सबको समझ आ जाती है, श्रेक एकेडमी को डायरेक्टली चैलेंज करना सिर्फ वॉर नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट को एक मैसिव केओस में ढकेल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।